नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बहुत ही प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी, जो उस समय की तत्कालीन व्यवस्था पर व्यंग किया गया। इस नाटक में हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने समय की व्यवस्थाओं पर किस तरह से तीखा व्यंग हमारे सामने प्रकट किया है। ये नाटक जिस तरह उस समय प्रासंगिक था, उस तरह ही आज भी प्रासंगिक है। आइए स्टार्ट करते हैं इस नाटक को। सबसे पहले इस नाटक के ऊपर एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। भारतेंदु जी की ये विधा व्यंग्यात्मक नाटक है जिसका प्रकाशन 1881 में हुआ। इसके बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। सबसे पहले हम लेखक के बारे में बात करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 से 1885 तक माना जाता है। भारतेंदु हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक कालखंड की शुरुआत भारतेंदु काल से मानी जाती है, जो कि 1850 से 1900 तक था। लेकिन भारतेंदु जी उसके अंदर 1850 से 1885 तक ही जीवित थे। उसके बाद के 15 साल को भी भारतेंदु काल में गिना जाता है, जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहलाते हैं। हिंदी भाषा के विकास और समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य भारतेंदु जी ने किया है। उनका नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा 1881 में लिखा गया। ये उस समय सिर्फ एक रात में लिखा गया नाटक है, जिसको अगले दिन मंच पर प्रदर्शित करना था, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर चुका है। यह नाटक अपने तीखे व्यंग और सरल भाषा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नाटक के उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो तत्कालीन समाज और शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। इस नाटक के जरिए उस समय की अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था का पर्दाफाश किया गया है। न्याय सिर्फ कागज़ों पर था, सिर्फ नाम का न्याय था, न्याय मिलता नहीं था किसी को भी। लोभ के दुष्परिणामों को दिखाया गया है। जनता को जागरूक करने का प्रयास इस नाटक के द्वारा भारतेंदु जी ने किया है। जनता को जागरूक करना कि वे ऐसे शासकों के जनता को जागरूक करना कि वे ऐसे शासकों से सावधान रहे। सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक के कुछ प्रसिद्ध पात्रों को पढ़ लेते हैं, जैसे कि गुरु। जो गुरु है महंत दास है गुरु जी का नाम। और गुरु एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वाला व्यक्ति है, जो उसके दो चेले होते हैं और अपने इन दो चेलों को वो मार्गदर्शन भी करता है। इन दोनों का नाम होता है गोवर्धन दास और नारायण दास। गोवर्धन दास जो है वो गुरु का पहला चेला होता है। लालची और मूर्ख भी होता है, वह सस्ते सामान के लोभ में आकर नगर में रुक भी जाता है। दूसरा जो चेला होता है गुरु जी का, वो होता है नारायण दास। नारायण दास गुरु की बात मानकर नगर छोड़ देता है, वो समझदार व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से एक राजा होता है जो मूर्ख राजा होता है, जिसको भारतेंदु जी ने चौपट राजा कहा है। ये मूर्ख है, अज्ञानी है, अन्यायी शासक है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी निर्णय कर देता है, जैसे कि इस कहानी के अंदर, इस नाटक के अंदर अभी हम देखेंगे। इसी प्रकार से एक कोतवाल होता है जो राजा का अधिकारी होता है। जो राजा आदेश देता है वह उसका पालन करता है, चाहे वह आदेश गलत भी हो। व्यापारी व्यापारी नगर के निवासी जो उपयुक्त वस्तु बेचते हैं, वह व्यवस्था की विसंगति को दर्शाते हैं। अच्छा, इस नाटक की एक बहुत ही अच्छी खासियत यही है कि इस नाटक के अंदर एक बाजार को दिखाया गया है। उस बाजार के अंदर भारतेंदु जी ने अपने समय की विसंगतियों को इस प्रकार से प्रकट किया है कि व्यक्ति जो सामान बेचने वाला है वो ही इस तरह का व्यंग कर देता है, जैसे ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कोम है भाई, चना हकीम लोग जो खाते सब पे दूना टिकस लगाते, चना खाते लाला लोग जिनकी अचरज मति रोग, चना साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। इस प्रकार से व्यंग किया गया है इस नाटक के अंदर। अब इस नाटक की हम शुरुआत करें तो इसके कुछ घटनाक्रम हैं
जैसे गुरु अपने दोनों चेलों को साथ यात्रा करते हैं। वह एक नगर में पहुंचते हैं जहां सब वस्तुएं एक ही दाम पर मिलती है। टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, आप वहाँ कुछ भी खरीदो सभी का एक दाम है। हालांकि जब गुरु को इस बारे में पता चलता है तो गुरु थोड़ा डर जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसा नगर है भाई जहाँ हर चीज़ एक ही दाम मिल रही है। गुरु इस व्यवस्था को देखकर वहाँ रुकने से मना कर देते हैं और बोलते हैं ये तो एक अंधेर नगरी है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। यहाँ किसी को जहाँ हर चीज़ एक वस्तु हो, जहाँ सभी का एक ही दाम हो, वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। नारायण दास गुरु की बात मानकर वहीं से चला जाता है, पर गोवर्धन दास जो लोभी है और मूर्ख भी है, लोभवश वहीं पर रुक जाता है। एक दिन राजा को फांसी का तख्ता तैयार करने के लिए मोटी रस्सी और पतले आदमी की आवश्यकता होती है। ये फांसी का तख्ते वाली कहानी इस तरह से है कि कल्लू बनिया की बकरी मर जाती है जिसके ऊपर दीवार गिर जाती है। अब इतनी छोटी सी बात है, इसके लिए राजा के पास जा जाता है। राजा राजा पूछता है कि इसमें किसकी गलती है। एक के बाद एक दूसरे पर परिणाम थोप दिया जाता है। मंत्री बड़ी चतुराई से एक के बाद एक को दोषी ठहराता है। अंत में कोतवाल को बुलाता है कि कोतवाल की गलती है। राजा ने कहा मैं तो फांसी दूंगा जिसकी गलती है। कोतवाल को फंसा दिया जाता है बिना वजह। लेकिन फांसी का फंदा थोड़ा मोटा था तो उसके लिए एक मोटे आदमी को ढूंढना पड़ा। कोतवाल के गले में फुट नहीं बैठ रहा था, तो वहीं पे खा खा के बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था गोवर्धन दास। तो गोवर्धन दास को पकड़ लिया गया। वहीं पे इस कहानी के अंदर दिखाया गया है कि संयोगवश गोवर्धन दास पहला मोटा आदमी था जिसको पकड़ लिया गया। फांसी की सज़ा गोवर्धन दास को सुना दी गई। अब गोवर्धन दास जब देखा गुरुजी सही कहते थे, ये तो बहुत ही बेकार नगरी है, अंधेर नगरी, यहाँ तो बिना वजह मुझे फांसी दी जा रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी गर्दन फांसी के फंदे पे फिट बैठ जाएगी। तो गोवर्धन दास ने गुरुजी को याद किया और गुरुजी उस समय वहाँ पर आ गए। गुरुजी ने देखा, सारी सारी कहानी सुनी, तो उनको पता चला ये तो गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा, गुरुजी ने बड़ी चतुराई से एक युक्ति के बाद राजा को फांसी पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। गुरुजी ने कहा ये तो इतनी शुभ घड़ी है, इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। अब क्या करा गुरुजी ने, नारायण दास को बताया कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा। नारायण दास कहता था, गोवर्धन दास कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा। गुरुजी कहते नहीं, फांसी पर तो मैं चढ़ूँगा। तो जब इन दोनों की आपस में बात होती है तो राजा कहता है कि तुम दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है ज़रा हमें भी बताओ। तो गुरुजी कहते हैं कि ये इतना शुभ मौका है, इस समय जो भी फांसी पर चढ़ेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। तो उस समय मंत्री बोलता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कोतवाल बोलता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मूर्ख राजा बोलता है नहीं राजा मैं हूँ, इस समय मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और नहले पे धैला हो जाता है और राजा खुद ही फांसी पर चढ़ जाता है। और अंत में गुरु अपने चेले को साथ वहाँ से सुरक्षित लेकर निकल जाता है। ये छोटी सी कहानी है जिसके ऊपर ये व्यंग्यात्मक नाटक लिखा गया है। अब इसके अंदर कुछ मुख्य विषय है, जैसे भ्रष्ट और मूर्ख शासन व्यवस्था। राजा की मूर्खता को दिखाया गया है। गलत निर्णयों से राज्य की पूरी तरह से अराजकता फैला दी जाती है। न्याय का पूरी तरह से उपहास किया गया है। निर्दोष को दंड, दोषी को सम्मान मिलता है। वह कैसी नगरी है जहाँ तो न्याय मिलता ही नहीं है। लोगों का दुष्परिणाम, गोवर्धन दास सस्ते सामान और लालच में फंस जाता है और संकट में पड़ जाता है। सामाजिक व्यंग इस नाटक में देखने को मिलता है। लेखक ने समाज की विसंगतियों और तत्कालीन ब्रिटिश शासन की नीतियों पर कटाक्ष की है। अंधानुकरण से बचाव, गुरु की चरित्र सही मार्ग और विवेक का प्रतीक। व्यंग के प्रमुख उदाहरण जैसे कि टके सिर बाजी, टके सिर खाजा, बाजार के कृत्रिम शासन पर व्यंग। चौपट राजा के निर्णय जैसे फांसी को हास्यास्पद प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था की विडंबना, मोटी रस्सी और मोटे आदमी की खोज। प्रशासन की मूर्खता और गैर जरूरी नियमों पर तंज को दिखाता है। राजा का स्वयं फांसी पर चढ़ना शासन की अज्ञानता और जनहित के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। अब इस कहानी के सारांश को पढ़ते हैं। यह नाटक एक ऐसे राज्य की कहानी है जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। वहाँ एक राजा है जो चौपट राजा है और मूर्ख और अन्यायी है।
राज्य की व्यवस्था पूरी तरह से अराजक है, न्याय का अभाव है, हर काम मनमाने ढंग से होता है। गुरु के दो चेले गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ एक नगर में पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि बाजार में सब चीज़ें एक ही दाम, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, मिल रहा है। गुरु इस व्यवस्था को देखकर नगर को छोड़ने के लिए सलाह देता है, पर लोबर्स गोवर्धन दास वहीं रुक जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी विडंबना होती है। बाद में हास्यास्पद घटना में राजा को आदेश से फांसी देने का निर्णय हो जाता है और अंत में गुरु की बुद्धिमत्ता से गोवर्धन दास की जान बचती है और वे वहाँ से चले जाते हैं। इस नाटक का भावार्थ देखें तो इस पंक्ति के माध्यम से बाजार की व्यवस्था को अव्यवस्था और शासन की मुक्तता पर व्यंग किया गया है, जहाँ महंगा सस्ता, अच्छा बुरा सब एक ही समान है, जो बहुत ही बड़ा व्यंग है। निष्कर्ष इस नाटक से यह निकलता है, अंधेर नगरी चौपट राजा एक कालजयी व्यंग्यात्मक नाटक है, जो अन्यायपूर्ण शासन, भ्रष्ट व्यवस्था और मानव के लोभ और मूर्खता पर तीखा प्रहार करता है। यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था और शिक्षाप्रद है। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।